नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बड़ी खबर आ रही है पाक अधिकृत कश्मीर से, जहां पाकिस्तान ने अपनी सभी एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर आ रही है कि वहां सभी एयरपोर्ट पे मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर या कहिए करीब करीब सभी हवाई अड्डों पे मिसाइलें तैनात की गई हैं ताकि हमले की स्थिति से निपटा जा सके। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद रहे। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में पैसों के लिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हथियार बेच डाले, इसमें गोला बारूद भी शामिल है। लिहाजा पाकिस्तान के पास 10 दिन से ज़्यादा लड़ने के लिए गोला बारूद ही नहीं है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी रिजर्व फ्यूल्स और लुब्रिकेंट्स की कमी। इसी तरह साल 2021 फरवरी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने माना था कि पाकिस्तान के पास टैंक और व्हीकल जंग खा चुके हैं और उनकी सेना के पास जंग लड़ने के लिए पर्याप्त रसद नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस से पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत को सलाह देने की अपील की। शहबाज शरीफ ने यूएन सेक्रेटरी से उस वक्त बात की जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दे डाली। पाकिस्तान की कोशिश देश की आवाम के सामने खुद को मजबूत दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता के लिए राजी करना है। वहीं पहलगाम हमले और टॉप लीडर्स से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेना को प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर फैसला लेने का पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया गया है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के सामने आतंकवाद को कुचलने के लिए राष्ट्रीय संकल्प बताया। वहीं रूसी मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर चुका है। इस बारे में पीएम मोदी ने दुनिया के टॉप लीडर्स और 100 से ज़्यादा राजनयिकों को इस बारे में जानकारी दी है। इसके बाद पहला सवाल यह उठता है कि युद्ध के मैदान में भारत और पाकिस्तान कितने तैयार हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथे नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पे है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पे था, 2024 में फिसल के 9वें स्थान पे पहुंचा और 2025 में यह टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी भी देश की ताकत को उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज़्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1025 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.1695 है। भारत के पास 14,55,000 की आर्मी है, जबकि पाकिस्तान के पास 6 लाख से कम की आर्मी है। रिजर्व आर्मी की बात करें तो भारत के पास 11,55,000 की फौज है, वहीं पाकिस्तान के पास 5,50,000 की रिजर्व आर्मी है। भारत के पास 25 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स है। पाकिस्तान की बात करें तो यह पैरामिलिट्री फोर्स 5 लाख है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो भारत के पास 1,45,000 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास महज 17,000 हैं। भारत के पास 4200 टैंक हैं तो पाकिस्तान के पास 2600 टैंक हैं। आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास 4,000, वहीं पाकिस्तान के पास 3200 हैं। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के पास 600 हैं तो भारत के पास 264। भारत के नौसेना बेड़े में 293 जहाज हैं तो पाकिस्तान की नौसेना के पास 121 जहाज हैं।
यानी तकरीबन 150 से भी ज़्यादा की कमी है पाकिस्तान के पास। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 13 डिस्ट्रॉयर है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर नहीं है। पनडुब्बी की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बी है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 8 पनडुब्बी है। भारत के पास 14 फ्रिगेट युद्धपोत तो पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट है। भारत के पास 18 कॉर्वेट युद्धपोत है तो पाकिस्तान के पास आधे यानी 9 युद्धपोत है। गश्ती जहाज की बात करें तो भारत के पास 135 और पाकिस्तान के पास 70 के तकरीबन गश्ती जहाज हैं। एयरफोर्स और मिसाइल्स की बात करें तो इस क्षेत्र में भी भारत की सेना पाकिस्तान पर 20 पड़ती दिख रही है। मिसाइलों की बात करें या एंटी मिसाइल सिस्टम की, इसमें भारत हमेशा पाकिस्तान से आगे दिख रहा है। भारत के पास 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1400 एयरक्राफ्ट है। भारत के पास 500 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 328 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज़्यादा मजबूत है। राफेल सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जेट्स कमज़ोर हैं। भारत के पास हैरान हारोप हार्मिस जैसे इजरायली ड्रोन हैं, जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और ताकतवर ड्रोन हैं, जो INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र से उड़ान भरकर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमान वाहक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी समुद्री तट रेखा है, जो युद्धपोत भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो अभी भी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसी मिसाइल्स को पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए तकनीक डेवलप कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल को ट्रैक कर हवा में खत्म कर सकता है। रुद्रम एक जैसे रडार नाशक मिसाइल सिस्टम है, जो बंद पड़े रडार को भी भेजने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि कोई भी देश युद्ध का ऐलान करके पूरी तरह से जंग नहीं लड़ता है। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले दूसरे देश का कैसा रिएक्शन आता है, उस हिसाब से आगे की लड़ाई तय होती है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं, तब इसे फुल फ्लेज्ड वॉर कहते हैं, यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान में फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी जंग छिड़ जाए तो भारत का गोला बारूद 40 दिन तक चलेगा। दिसंबर 2024 में हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामले में 88% आत्मनिर्भर हो चुका है। अलग अलग साइज और टाइप के लगभग 175 तरह के गोला बारूद में से भारत 154 तरह के गोला बारूद खुद बना रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भीषण जंग की स्थिति में पाकिस्तान के पास 7 से 10 दिन तक ही लड़ने का गोला बारूद मौजूद है। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार है। वहीं डिजिटल वॉरफेयर मामले में भी भारत कहीं आगे है, यानी भारत की बढ़त है। इसके अलावा महंगाई से मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान दूसरे खर्च भी उठाना मुश्किल है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान शेयर बाजार से। कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो सूचकांक है वह करीब 4000 अंकों से गिर गया है। यह स्थिति तब है जब अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है। पाकिस्तान में अफरा तफरी दिख रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे सूचना मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना के फौजी अपने अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए और भारतीय सेना ने उन पोस्टों को उड़ा दिया है।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रणनीतिक विशेषज्ञ, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जिस तरीके की पाकिस्तान की स्थिति दिख रही है, क्या पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि जो पहलगाम के षड्यंत्रकारी है उनको सौंप दिया जाए भारत को? देखिए प्रसन्न जी, जब आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान स्काई टीवी पर किया था उन्होंने, स्काई न्यूज से, कि हमारे यहाँ जो है पिछले 30 सालों से ये पौध लगाई जा रही है और आतंकवाद की पौध वहाँ जन्मी है और वहाँ पर उसका पालन पोषण किया जा रहा है और दुनिया में आतंक फैलाने का यही तरीका उनका है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास अच्छी तरह से रहने के लिए नहीं, उनकी जनता विश्वास में नहीं है। उनके जितने भी आर्मी कमांडर हैं, देश से पैसा लूट के जो भी पैसा आता है उसको लेके विदेशों में लगाते हैं। मैं लंदन में था तो मुझे बताया किसी ने कि साहब ये मुशर्रफ साहब की कोठी है लंदन के अंदर, सेंट्रल लंदन में, ये बेनजीर की कोठी है। इस तरीके से तो इन लोगों के वहाँ पर सारे देश के लूट के इनके नेताओं ने वहाँ इंग्लैंड और अमेरिका और न्यू जर्सी में, कनाडा में अपने घर बनाए रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सवाल है कि इन सब बातों का, तो अगर ये कर रहे हैं काम आतंकवाद का, तो नया काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है, G20 की जब से कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी और सारे देशों से हस्ताक्षर भी लिए थे, मिनट्स पूरे अप्रूव किए थे, ये कहा था कि हम सारी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करेंगे। ये उसी का नतीजा है। और उन्होंने अपनी भारत के आने के लिए विदेश यात्रा छोड़ दी। भारत सर्वोपरि है, यानी राष्ट्र सर्वोपरि है, इसके नाते यहाँ पर आए और उन्होंने मीटिंग ली। और पाकिस्तान अभी भी अगर नहीं समझ पा रहा है तो उससे बुरा कोई आदमी होगा नहीं इस मामले में, या वहाँ के नेता नहीं। वो सोचते हैं कि अब ये पाकिस्तान खत्म हो जाए तभी अच्छा है। इस तरह से उल्टी सीधी बातें करना देश के, हमारे देश अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। हरिमोहन कौशिक जी मौजूद है हमारे साथ, रणनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्क्रीन पे चल रहा है पूर्व राजनयिक, आपसे आग्रह है इसे रणनीतिक विशेषज्ञ कर दें। हरिमोहन कौशिक जी, पहला सवाल ये कि यूक्रेन युद्ध में खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद बेच डाला था, जिसके कारण से गोला बारूद की भारी कमी है। दूसरी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने पीओके से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और वहां हर एयरपोर्ट पे मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अब ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करती हैं। युद्ध की तैयारी भी नहीं है, फिर भी आप जंग में जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को अपनी गलती मानने में इतनी हिचक क्यों? हरिमोहन जी। सर, यूक्रेन युद्ध में आपने बिल्कुल सही कहा। 155 mm की जो शेल्स थी वो पाकिस्तान से भेजी गई थी और उन शेल्स के बारे में रशिया ने बहुत सारे सबूत भी दिए थे कि ये सारा माल या ये सारा सामान पाकिस्तान से आ रहा है। यानी पाकिस्तान ने वेपन्स की सप्लाई की। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वो बना के भेजा गया, जिसकी वजह से उसको काफी सारा रेवेन्यू मिला, या फिर अपना रखा हुआ जितना भी गोला बारूद था वो उठा के भेज दिया। मैं इस चीज के ऊपर कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान का बहुत सारा एम्यूनिशन जो है वो अमेरिका और यूक्रेन के अंदर मिला, यूक्रेन वॉर में यूज किया गया, यूक्रेन के द्वारा यूज किया गया और इसके बहुत सारे एविडेंसेस थे और मीडिया के अंदर डिस्कशन था। अब सर दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान की एक तरफ युद्ध की तैयारी नहीं। देखिए, अभी एक खबर आई थी, मैं वो शेल्स वाले मामले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मानता हूं कि अभी खबर चल रही थी कि पाकिस्तान ने जितनी अपनी एयरफोर्स के जो प्लेन्स है उनकी सॉल्टी जितनी भी है उनको रिड्यूस कर दिया ताकि तेल बचा सके। कैन यू इमेजिन? मुझे इस चीज का, मुझे ये वाला फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि तेल बचा सके। अब तेल बचाने के जो कंट्री तेल बचा रहा होगा वो अगर वॉर में जा रहा है तो उसके लिए टेंशन वाला मामला है। ये सबसे बड़ी बात है। और इससे पहले भी एक खबर आ चुकी थी कि पाकिस्तान के एक एयर चीफ ने या एक आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा था कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाते, ज्यादा प्रैक्टिसिंग आवर्स उनके नहीं है, फ्लाइंग आवर्स नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ऑयल नहीं या मतलब पेट्रोल नहीं है जो प्लेन के अंदर डलता है, पेट्रोल या प्लेन का फ्यूल नहीं। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है सर, जो आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है फिर भी लड़ रहा है। सर, कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान की सेना एक लड़ाई का हवा दिखा रही है, डर दिखा रही है। और पाकिस्तान, मेरा ऐसा मानना है
कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सिनेरियो को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि अगर ये लड़ाई हुई तो एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो होगा उसमें इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी कि यार 26, 27, 28 ही तो मरे हैं यार, इतना कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है, आप पाकिस्तान से एक फुल फ्लेजेड वॉर मात्र कुछ नागरिकों के मरने की वजह से नहीं छेड़ सकते। इस तरीके का एक नैरेटिव बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। इंडिया इसे वॉर ऑन टेररिज्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका जो कि खुद एक बहुत तगड़े प्रेशर में आ जाएगा कि भाई उसे अमेरिका से लड़ना, चाइना से लड़ना पड़ जाएगा, चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड भी एक माहौल, अभी जो हम डिप्लोमेटिक अपर हैंड पर है कि भाई हमारे सैनिकों को, हमारे जो आम जनता थे उनका धर्म पूछ पूछ कर मारा। सर जैसे ही वॉर शुरू होगा ये सिनेरियो बदलता हुआ नजर आएगा और हर कोई शांति शांति चिल्लाएगा कि कोई बात नहीं, उस डैमेज को आप वो मान लीजिए कि ठीक है, इग्नोर कीजिए और शांति के साथ आगे बढ़ाइए। वर्ल्ड वांट्स पीस। और हो सकता है मोदी जी को इंडोनेशिया का स्टेटमेंट याद दिलाया जाए कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। अब ऐसी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया था उसने। अब ये इंडिया पर डिपेंड करता है कि इंडिया इस चीज को कितनी आगे तक लेकर जाता है। पाकिस्तान का ये कैलकुलेटेड रिस्क था जिसमें पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने अपने बच्चों को, बीवी को, परिवार वालों को फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया है। इन केस अगर लड़ाई हुई, आर्मी के कंटोनमेंट्स पर अटैक हुआ या एस्टेब्लिशमेंट्स पर अटैक हुआ, तो इंडिया अगर अटैक करेगा तो पाकिस्तान के ऑफिसर्स के बच्चे सुरक्षित हैं। मरेगी तो आम जनता मरेगी, भूखी मरेगी तो आम जनता मरेगी, प्यासी मरेगी तो आम जनता मरेगी। और सर हॉस्टेज स्टेट है पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी। एक हरिमोहन कौशिक जी, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कुछ खबरें पोस्ट की गई जिसमें उन्होंने अपनी सेना का समर्थन किया था। बाद में बताया गया कि वह फेक खबरें थी। और जिस तरीके की टिप्पणी मैं देख रहा हूं, शहबाज शरीफ भी उतने एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। क्या राजनीतिक सत्ता और आर्मी वाली सत्ता में एक बीच में बड़ा गैप है? चूंकि जिस तरीके से जो परिस्थितियां दिख रही हैं, कोई भी राजनीतिक नेता पाकिस्तान की आर्मी को खुल के सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा है, बीच बचाव की स्थिति में आ रहा है। जैसे पाकिस्तान के राजनयिक और पाकिस्तान के मंत्री का एक बयान आया कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जिसका पाकिस्तान मेंबर है, उसमें भारत में हुए पहलगाम हमले की निंदा से कुछ शब्द हटा दिए गए। अब इसमें दो बातें होती हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? चूंकि ऐसे भी हमले पे शब्दों को निकाला जाए, तोड़ा मरोड़ा जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? दूसरी चीज, पाकिस्तान क्या अब पूरी तरीके से या तो आर्मी वाली स्टेट हो जाएगा या तो पूरी तरीके से लोकतंत्र वाला देश हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जी सर मुझसे क्वेश्चन है जी। सर देखिए, यूनाइटेड नेशंस जब बना था तब उसके पास ना तो कोई आर्मी थी, ना ही कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। सारी की सारी एक ऐसी पंचायत थी जिसके अंदर हर चीज डोनेशन और कंट्रीब्यूशन पर चल रही। और उसके यहाँ तक की जो रूल्स है वो बाइंडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। बस बायकॉट एक सबसे बड़ा इनके पास ताकत, बायकॉट ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और सर यूनाइटेड नेशंस दुनिया में एक ऐसा शेर है जिसके पास ना तो पंजे हैं ना दांत है, गले में पट्टा पड़ा हुआ है और उस पट्टे की जो कमान है वो अमेरिका के पास है। और बाकी जो भी हम देखते हैं वो सब ऐसा ही है कि वो गुर्रा सकता है, शेर जैसी आवाज निकाल सकता है, जिससे चूहे बिल्ली जैसे छोटे जानवर तो डर जाते हैं, लेकिन एक बड़ा और कॉन्फिडेंट जो जंगल का जानवर होगा वो अगर लड़ रहा होगा तो उसको वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना दांत है ना पंजे है। ऐसा ही यूनाइटेड नेशंस है। यूक्रेन वॉर हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? इजराइल हमास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? सर कहीं कुछ नहीं करता यूनाइटेड नेशंस। अब पाकिस्तान में क्या सेना की चलेगी या राजनीतिक सत्ता की? सर ऑब्वियस सी बात है, सेना के अलावा राजनीतिक सत्ता तो पपेट है, मुखौटा है। सामने भीख मांगने के लिए, गालियां सुनने के लिए, चार बातें सुनने के लिए, माफी मांगने के लिए, अपनी गरीबी दिखाने के लिए, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, यही तो राजनीतिक सत्ता वहां पर बची हुई है। उसके अलावा पॉलिटिकल पावर है कहां?
सोचकर देखिए, इमरान खान को इतने लंबे टाइम से जेल में डाल रखा है, और अगर किसी भी ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एक इलेक्टेड लीडर को इतने लंबे टाइम तक जेल में डाल के रखा जाए और पूरी की पूरी आवाम चुप रह जाए? सर, हॉस्टेज स्टेट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी का हॉस्टेज स्टेट है। पहले तो हम ये कह सकते थे कि उसके पास एक स्टेट है, अब तो ये हॉस्टेज स्टेट बन चुका है। बड़ा बयान है आपका डॉक्टर मोहम्मद अमीन। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचा है? वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पास जाते हैं, गुटारेस के पास, कहते हैं कि भारत से अपील करिए आप युद्ध ना करे। इसके अलावा क्या चारा बचा है? देखिए, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। उनको हर तरीके से भारत ने उनको डैमेज कर दिया है और उनको सिखा दिया है कि वो आइंदा काम ना करें। अगर लड़ाई की नहीं भी स्थिति बनती है तो उनको इस तरीके से कर दिया है, जैसे कि उन्होंने खुद कहा, वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने ये कहा इस बात को ऑन रिकॉर्ड, ये जो हमारा पानी सिंध का बंद कर दिया जाए, ये युद्ध की एक आहट है या युद्ध के बराबर है। और उसी तरह भुट्टो ने कहा, उनके जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर वो पानी वहाँ से बंद होगा तो वहाँ से खून बहेगा। ये सब चीजें जो हैं ऊपर ऊपर दिखावे की हैं। मैं तो समझता हूँ जो अभी बात कर रहे थे हमारे मित्र, तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि वहाँ पर सेना का राज है और सेना ही जैसा चाहती है वैसा करती है। और अब जितने शेर थे सेना के, वो जाके बंकरों में छुप गए हैं। अपनी परिवार को उन्होंने न्यू जर्सी, कनाडा और यूके भेज दिया है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अगर हमारे ऊपर हिंदुस्तान हमला करेगा और हमला करने की स्थिति होगी तो हम बच नहीं पाएंगे। जैसे कि अभी आपने ओपनिंग डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, एक बड़ा सवाल है जो आप बता रहे हैं कि बंकर से फौजी भाग रहे हैं पाकिस्तानी सेना के, यह कितना बड़ा दबाव होगा? सुनने में यह भी आया है कि हजारों की संख्या में वहां इस्तीफे हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अपील कर रही है कि मुश्किल वक्त है, सेना के साथ खड़े रहो, पाकिस्तान के साथ खड़े रहो, फिर भी इस्तीफे रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार या किसी भी सरकार के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? उसके पास क्या विकल्प बचते हैं? इस वक्त एक तरफ से तो आर्थिक तौर पर वो भिखारी हो बन चुका है। IMF का लोन है उस पर, और भी लेने के तैयार में है, जबकि 1000 बिलियन जो है UAE ने उसको दिया है अभी रिसेंटली, और चाइना ने भी दिया है। लेकिन वो अपनी हरकतों से बात इसलिए नहीं आ रहा है कि उनका जो सारा पैसा वो साइफन होकर विदेशों में चला जाता है, चाहे वो उनके राजनीतिक लोग भेजें बाहर विदेश करके पैसा, चाहे उनके सैनिक भेजें, और जो भी उनको सहायता दी जाती है उसका सही उपयोग जो है इमरान जनता नहीं कर पाती। मैं तो समझता हूँ कि अंदर खाने पाकिस्तान के अंदर एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान की ले लीजिए, चाहे पख्तूनियों की ले लीजिए, चाहे सिंध का एरिया ले लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आप राजनयिक स्तर पे कई लेवल पे जुड़े हुए रहे हैं। 100 से ज्यादा राजनयिकों को प्रधानमंत्री की ओर से सूचना दी जा चुकी है कि अब युद्ध होगा। पाकिस्तान में अगर यही प्रैक्टिस हो रही हो तो किस तरह की प्रैक्टिस हो रही होगी डॉक्टर मोहम्मद अमीन? नहीं, प्रैक्टिस तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो सिर्फ हमारी राह देख रहे हैं कि हमारा भारत उन पे क्या एक्शन लेता है। उसकी बचाव की स्थिति में वो लगे हुए हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि उनकी फौजें बॉर्डर पे लग गई हैं, हर जगह उनको, जैसे बात हो रही थी, एयरपोर्ट से मिसाइलें लगा दी गई हैं, उनके एयरक्राफ्ट कम कर दिए गए, फ्यूल बचाए गए। जो लड़ाई में लड़ने के लिए उनको चाहिए वो अपने स्टोरेज में लग गए हैं। वो अब इस से ध्यान उनका हट चुका है कि वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, बल्कि वो हमारा अटैक झेलने के लिए किस क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी। मनोवैज्ञानिक रूप से पाकिस्तान हार मान चुका है, इसलिए उसने राजनयिक कोशिशें भी करनी बंद कर दी हैं। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। हरिमोहन कौशिक जी, बार बार और अनेक बार पाकिस्तान यह कह चुका है कि हमारा अंतिम हथियार परमाणु हथियार है। अब अगर परमाणु हथियार की बात की जाए और उसके डर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि दशकों से आतंक झेलते हुए भारत का हर नागरिक अब इस मानसिकता के साथ तैयार हो चुका है कि अगर परमाणु बम गिरता भी है तो एक बार देख लिया जाएगा, लेकिन अब आतंक पे और समझौता नहीं होगा। यह भारत को मनोवैज्ञानिक तौर पे कितनी बड़ी बढ़त दिलाता है? हरिमोहन जी। सर, जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास एटम बम है, परमाणु बम है जी, तो ऑन द वेरी मोमेंट मुझे उसमें छिपी हुई एक बात नजर आती है कि शांति वाले पीरियड से और एटम बम तक पहुंचने के बीच में शायद पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर है। और असलियत में ये कमजोरी सर कोई भी लास्ट रिजॉर्ट पे कब पहुंचेगा? जब बीच वाले सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके।
अब वो बार बार अगर ये कह रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी अंदर से खोखलापन आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रही बात सर फियर फैक्टर की। सर फियर फैक्टर की बात यह है कि इंडिया के अंदर एक माहौल बन चुका है कि यार रोज रोज मरने से अच्छा है अपनी पैंट, हमारी पैंट उतार के अगर कोई देखेगा और उसके बाद हमें मारेगा, हमारा नाम पूछ के, हमारा धर्म पूछ के मारेगा, हमें कलमा पढ़ पढ़ के मारेगा, इससे अच्छा एक बार आर्या पार हो जाए। जो जहां से ये सारे सपोले पैदा हो रहे हैं, एक बार उनको वहीं खत्म कर दिया जाए। हम भी कुछ खत्म होंगे, लेकिन वो भी पूरा एक माइंडसेट बन चुका है सर। हरिमोहन कौशिक जी, एक बड़ी सूचना और आ रही है। 2023 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया कि आखिर ये परमाणु हथियार पाकिस्तान में किस किस जगह हैं। तो पाकिस्तान में एक्रो गैरिसन में, गुजरावाला गैरिसन में, कुछदार गैरिसन, पानो अकील गैरिसन, सरगोधा गैरिसन और कराची के पास स्थित मसरूर एयर बेस में ये परमाणु हथियार रखे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना की ओर से यह भी बयान आया है कि यह हथियार अब फील्ड में डिप्यूट कर दिए गए हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं हरिमोहन कौशिक जी, जल्दी जवाब चाहता हूं कि अगर ऐसे में इन मिसाइलों पे हमला होता है तो क्या ये मिसाइलें वहां फट सकती हैं या नहीं? सर ये ही एक हमारे इंडिया और पाकिस्तान के एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स और बहुत सारे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी एक डील होती थी, जिसमें एक्सचेंज लिस्ट एक्सचेंज होती थी कि इस जगह पे हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद हैं और यहाँ अगर लड़ाई होगी तो हम यहाँ हमला नहीं करेंगे। अब क्योंकि उन्होंने सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात अगर फटता है तो उसे इंडिया का मतलब इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने अब वो लिस्ट देने से मना कर दिया है। लिस्ट देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान की जान अब गले में अटक चुकी है। पाकिस्तान को अब कई बार सोचना होगा कि आखिर उसने पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम क्यों दिया। आप दोनों मेहमान आए, अपनी तमाम जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों को रूबरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।